हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 4 में 3 सवालों को कवर करेंगे जो कि ग्राफ थ्योरी है ना, इससे रिलेटेड 3 सवाल आए हैं पीवाईक्यू में। तो पहला हमारा ग्राफ कलरिंग क्या है, तो ये 2022 और 23 का सवाल है, तो चांसेस है रिपीट होने का। क्रोमेटिक नंबर क्या है, उसके एग्जाम्पल से हमें बताना है। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ कलरिंग ये बताना है। दूसरा हमारा स्पैनिंग ट्री क्या है, तो पीवाईक्यू में आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री आया था एंड देन उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं क्रुस्कॉल लॉ के थ्रू। क्रुस्कॉल एक एल्गोरिदम है, उसको भी देखेंगे, उसको भी कवर कर दूंगा। देन तीसरा सवाल है कि आपका प्लानर ग्राफ होता क्या है, और प्लानर ग्राफ से आपका एक इक्वेशन होता है जिससे हमें वेरीफाई करना रहता है या फिर प्रूव करना रहता है कि जो वर्टेक्स एजेस और जो रीजन्स होते हैं वो 2 के बराबर होते हैं। तो मुझे पता है, देखो मैं चैप्टर्स के बीच में जंप किया हूँ तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें पता रहती है, तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं अच्छे से। तो बट बस आप ना रिलैक्स रहिए एंड पेशेंसली वॉच कीजिए वीडियो को टू द वेरी एंड और चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट हम स्पैनिंग ट्री से शुरुआत करेंगे। स्पैनिंग ट्री होता क्या है, तो बिफोर प्रोसीडिंग स्पैनिंग ट्री लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज द ग्राफ एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द सम बेसिक्स ऑफ द ट्री। तो ग्राफ क्या होता है, मैंने बताया था कि वर्टेक्स और एजेस का जो ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसको ग्राफ बोलते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इस तरीके का एक स्क्वायर शेप में है, ये वर्टेक्स है और एजेस है, ये ग्राफ है। तो यार इसको ग्राफ बोलते हैं। पर ट्री किसको बोलते हैं, ट्री किसको बोलते हैं, देखो ट्री भी एक तरीके का ग्राफ ही होता है, ट्री भी एक तरीके का ग्राफ ही होता है। पर ट्री कभी भी आपका क्लोज लूप नहीं बनाता है। मतलब कि ट्री कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि स्टार्ट वर्टेक्स जो है एंडिंग वर्टेक्स बराबर नहीं होता है। एंडिंग है ये, एंडिंग वर्टेक्स कभी भी बराबर नहीं होता है, तो उसको ट्री बोलते हैं। तो ग्राफ और ट्री में सिंपली यही मतलब होता है, ठीक है ना। ग्राफ आपका क्लोज हो सकता है, ट्री आपका क्लोज नहीं होगा, यानी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होगा। यहाँ पे आपका लूप बोले या फिर सर्किट बोले नहीं बनना चाहिए, उसको हम ट्री बोलते हैं। तो आपने ये ट्री समझ लिया है ना। अब एक दूसरा टॉपिक आता है, सब ग्राफ क्या है। सब ग्राफ क्या है, तो लेट सपोज ये ग्राफ है ना, तो इसी ग्राफ के जितने भी आपके सबसेट बन रहे हैं, सबसेट ग्राफ बन रहे हैं, उसी को सब ग्राफ बोलते हैं। तो लेट सपोज मैंने इस तरीके से ग्राफ बना दिया, तो इनके 4 वर्टेक्स 4 एजेस है, इसमें देखो 3 वर्टेक्स 3 एजेस है, तो इन्हीं का एक सबसेट बन रहा है, इसी को सब ग्राफ बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को। जैसे कि मैंने इस तरीके से एक बना दिया, इस तरीके से एक बना दिया, इस तरीके से एक बना दिया, है ना, इस तरीके से भी एक बना दिया। तो ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे इन्हीं ग्राफ्स के अंदर ये लाई करते हैं। तो इनके देखो, ये सब ग्राफ के लिए सपोज वी डैश और ई डैश वर्टेक्स और एजेस है, और इस ग्राफ के वर्टेक्स और एजेस वी और ई है। तो जो आपके वी डैश है वो सबसेट है वी के, है ना, मतलब बिलोंग्स करता है, सबसेट भी है। एंड उसके बाद जो आपका ई डैश है, ये भी तो आपका एक सबसेट है इस एजेस के, ये ग्राफ वाले एजेस के। तो इन्हीं के सबसेट से जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको सब ग्राफ बोलते हैं। ये समझ में आ गया ना। हाँ, स्पैनिंग ट्री को समझने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। देन आप मूव करते हैं कि सब ग्राफ तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। कनेक्टेड ग्राफ, देखो ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस और वर्टेक्स सारे कनेक्टेड हो। तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे देखो एजेस वर्टेक्स है, लूप्स फॉर्म करे चाहे ना करे, पर देखो यहाँ पे आपकी एजेस और वर्टेक्स कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू है, कनेक्टेड रहते हैं, उसको कनेक्टेड बोलते हो। तो अगर मैं कनेक्टेड सब ग्राफ बोलूँ तो क्या हुआ, कनेक्टेड सब ग्राफ का मतलब ऐसे ग्राफ हो गए, इन ग्राफ से सब ग्राफ। ये चीज़ आप समझ में आ गई ना। ट्री का भी मतलब समझा दिया था कि ट्री में बेसिकली ये होता है, वो भी एक तरीके का ग्राफ ही होता है, पर उसमें कभी भी सर्किट या लूप नहीं बनता है। इसलिए हम देखो कोई सा भी ट्री हो ना उसको ग्राफ बोल सकते हैं, लेकिन हर ग्राफ को आप ट्री नहीं बोल सकते। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखना। अब स्पैनिंग ट्री की बात करें, स्पैनिंग ट्री के देखो नोट्स में सारी वही चीज़ें हैं, मैं कोई भी एग्जैजरेट नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगे। स्पैनिंग ट्री की बात करें तो ऐसा कनेक्टेड सब ग्राफ, लेट सपोज कोई एक हमारा एक ग्राफ जो है V और E है, तो हम एक ऐसा कनेक्टेड सब ग्राफ ले, सपोज ये S है, तो किसी ग्राफ का एक ऐसा कनेक्टेड सब ग्राफ, उसको हम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे, उसको हम स्पैनिंग ट्री तब बोलेंगे जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कनेक्टेड सब ग्राफ S जो किसी ग्राफ का हो उसको स्पैनिंग ट्री तब बोलेंगे जो हमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाओ जो सारे वर्टेक्स को कवर करे, यानी कि जो आपका स्पैनिंग ट्री है वो कंटेन करे ऑल वर्टिसेस, जो वर्टिसेस आपकी इस ग्राफ में है ना। लेट्स सपोज अगर ये ग्राफ हो गए तो सारे वर्टिसेस को कवर करे। दूसरा जो आपका स्पैनिंग ट्री, लेट्स सपोज हमने एस डैश माना था ना, तो स्पैनिंग ट्री बोलो चाहे एस डैश नहीं, सिंपली मैंने एस माना था। तो ये जो है ना दूसरी कंडीशन में क्या करे, V-1 एजेस हो, यानी कि जब आप सब ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना तो आप तो सारी वर्टेक्स को कवर करोगे। लेट्स सपोज
इसकी सब ग्राफ ये थी, पर हमने यहाँ पे चारों वर्टेक्स को कवर नहीं किया है, 2 ही वर्टेक्स को कवर किया है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 वर्टेक्स को कवर किया है, तो ये सब ग्राफ तो है, पर ये स्पैनिंग ट्री नहीं, क्योंकि स्पैनिंग ट्री होने के लिए पहली कंडीशन तो सारे वर्टेक्स को आपको कवर करने होंगे। जैसे ये हो गए, हमने चारों वर्टेक्स को कवर किया है। दूसरे केस में ये होगा कि जो एजेस होंगे वर्टेक्स -1 होनी चाहिए। तो अगर इसमें 4 वर्टेक्स है तो एजेस कितनी होनी चाहिए आपके सब ग्राफ में? वर्टेक्स -1 यानी कि 4 - 1 3 एजेस होने चाहिए, यानी कि 3 एजेस का मतलब क्या हुआ? अगर तीसरी कंडीशन की भी बात करूँ तो सर्किट जो कि आपकी स्पैनिंग ट्री है ना, तो स्पैनिंग ट्री के केस में कोई सा भी आपका लूप या फिर सर्किट की बात करें वो फॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो ये 3 आपके इम्पोर्टेंट कंडीशंस होते हैं। लेट सपोज एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है ना, जिसका वर्टेक्स और एजेस इस तरीके से है। अगर मुझे इसका एक सब ग्राफ बनाना हो या फिर सब स्पैनिंग ट्री बनाना हो, तो मतलब सब ग्राफ को ही स्पैनिंग ट्री बोला जा रहा है 3 कंडीशन के तहत। तो यहाँ पे लेट सपोज और वी डैश हमें एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो पहली कंडीशन हमें सारे वर्टेक्स को कवर करनी होंगी। तो ये 4 वर्टेक्स है इसके, तो चारों वर्टेक्स को हमने कवर कर लिया। दूसरे कंडीशन के अनुसार जो एजेस होंगे, जो आपके स्पैनिंग ट्री के एजेस होंगे, वो वर्टेक्स -1 होनी चाहिए। किसकी वर्टेक्स? ये ग्राफ के वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स है तो 4 - 1 3 होनी चाहिए। तो देखो हमारे 3 एजेस है। तीसरी कंडीशन, कोई भी लूप या फिर सर्किट जो है बनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई सा भी लूप और सर्किट नहीं बन रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ है, इसका हमने एक स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर दिया है। स्पैनिंग ट्री हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसके और भी स्पैनिंग ट्री बनेंगे। आपने इस शेप में बनाया, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। देखो चारों वर्टेक्स है, चारों कनेक्टेड सब ग्राफ भी है, कनेक्टेड भी है ना। इस तरीके से मैं ये भी बना सकता हूँ। इस तरीके से एक इस शेप का भी बना सकता हूँ। ये देखो हमने चारों वर्टेक्स को कवर किया और चारों मतलब सारे एजेस से सारे वर्टेक्स को कवर हो रही है। और 3 एजेस है, मतलब कि एक तो 3 एजेस है, इसकी वर्टेक्स -1 एजेस होनी चाहिए। तो वर्टेक्स 4 है ना, तो देखो 3 एजेस है और कोई भी लूप नहीं बना सकती। ये हमारे 4 पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हो रहे हैं। स्पैनिंग ट्री 4 पॉसिबल हो रहे हैं इस स्पैनिंग ग्राफ के। ये समझ में आ गया ना? सिमिलरली, एक सेकंड में स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताऊं। यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल का शेप का एक आपके पास एक ग्राफ है। अब इसका आपको स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन सारे वर्टेक्स को टच हो, तो तीनों वर्टेक्स को हमने टच करना है। और जो एजेस होनी चाहिए आपके स्पैनिंग ट्री की, जो एजेस होनी चाहिए, ये ग्राफ है ना, इसके वर्टेक्स -1 यानी कि 3 - 1 2 ही एजेस होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल है, ये का स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। तो ऐसे बना दिया, उसके बाद ऐसे भी बना दिया। तो यहाँ पे 3 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, स्पेशली इस ग्राफ के। समझ गए? हाँ, एक और एग्जांपल देखो। यहाँ पे एक में एग्जांपल देखो, नॉर्मल से जो ग्राफ होते हैं ना, उसका स्पैनिंग ट्री बनाना बहुत सिंपल है। पर आपके लिए ना मैं एक कंप्लीट ग्राफ का एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, आप कंफ्यूज हो कि भाई कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं, तो मैं समझाता हूँ। देखो, कंप्लीट ग्राफ ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कि कुछ जितने भी पॉसिबल पेयर्स होते हैं वर्टिसेस के, वो सभी मैच हो। लेट सपोज आपके पास 4 एजेस है, 4 एजेस है, तो इस एजेस नहीं, सॉरी, 4 वर्टेक्स है, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? तो आपने ये वर्टेक्स पकड़ा, इसकी पेयरिंग इससे कर दी, इसी की पेयरिंग इससे कर दी, इसकी पेयरिंग इससे कर दी। जितने भी पॉसिबल पेयर बन रहे हैं वर्टेक्स टू वर्टेक्स के बीच में, सभी को बना दो। इसकी बात करो, इससे बन रही है, इससे बन रही है, इसके इससे बन रही है, इसकी केस में इससे बन रही है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक कंप्लीट ग्राफ हो गया। अच्छा, कंप्लीट ग्राफ को हम के से डिनोट करते हैं, के एन। तो ये एन क्या है? तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो ये आपका K4 हो गया। सिमिलरली आपके पास 5 वर्टिसेस की बात करूँ मैं, यहाँ पे 5 वर्टेक्स लेता हूँ, ठीक है। अब एक को पकड़ो, एक के पकड़ो, सारे पॉसिबल कनेक्टिविटी आप बनाओ, उसको हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। इसको पकड़ा, इसका इससे किया, इसके इससे किया, इसको इससे किया, इसका इससे किया, इसको पकड़े ना, अब इसका इससे तो है ही, इसका इससे कर दो। तो ये हमारे सारे पॉसिबल कनेक्टिविटी बन गए। तो इसको हम K5 बोलते हैं। सिमिलरली अगर 6 होता, देखो 6 होता, ये 6 हो गए। अब इसका पकड़ो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे, ठीक है, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, देन इसका इसके, देन इसका इसके, अब इसका इससे कर दो, ये कर दो, ये सारे पॉसिबल बने, इसको K6 बोलते हैं। ऐसे को हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। अब मैं बात करूँ K4 का, आपको स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करनी है। K4 का देखो, बीच में कोई एज नहीं है, बीच में कोई सा भी आपका वर्टेक्स नहीं है। हमने 4 वर्टेक्स लिए थे, तो ये पॉसिबल बन रहे थे।
अब देखो हमें इसका स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें चारों वर्टेक्स को लेने होंगे, चारों वर्टेक्स को लेने होंगे। अच्छा, तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि आपको स्पैनिंग ट्री के केस में कोई सा भी लूप नहीं बनना चाहिए। तो हमने इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए थे कहीं भी लूप बन रहा था नहीं, जहाँ लूप बनेगा वो गड़बड़ है, ठीक है। भले आपको सेकेंड कंडीशन के अनुसार आप एजेस को वर्टेक्स -1 ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4, किसी बालक ने ऐसे कर दिया, देखो किसी बालक ने ऐसे कर दिया, इसमें वर्टेक्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है, तो एजेस कितनी होनी चाहिए 4 - 1, आपकी एजेस 3 होनी चाहिए। तो ये तो पहले से ही गड़बड़ है, यहाँ पे 3 एजेस है ही नहीं। लेट्स सपोज किसी ने ऐसे बना दिया, तो ऐसे बना दिया तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गई, ये स्पैनिंग ट्री होगा नहीं। पहली बात ये तो लूप बन रहा है, दूसरी चीज़ कि इसमें 4 वर्टेक्स कवर नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे गलत तरीके हैं। यहाँ पे देखो, क्योंकि वहाँ पे भी आप कई बार लोग ऐसे बना सकते हैं कि लूप बना दे, तो लूप नहीं बनाना है। तो अगर यहाँ पे मैंने 4 वर्टेक्स लिया है, ठीक है, अब चारों वर्टेक्स को हमें मिलाना है, पर जो एजेस होंगे इसमें एजेस कितने हो जाएंगे, इसकी वर्टेक्स 4 है ना, 4 - 1 3 एजेस होनी चाहिए। तो एक मैं ऐसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखो मैंने चारों वर्टेक्स को कवर कर दिया, सभी वर्टेक्स को कंटेन किया और एजेस भी हमारे 3 है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। अच्छा, इसके भी 4 में बना सकता हूँ घुमा घुमा कर, इसके भी 4 में बना सकता हूँ घुमा घुमा कर, इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, है ना। तो इसके टोटल 4 केसेस बन जाएंगे इसको रोटेट कर करके। सिमिलरली इसको यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अब मैं इसको इस तरीके से जेड बना सकता हूँ, देखो 3 एजेस है और चारों वर्टेक्स कवर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो ये भी इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, देखो ये 1 एज, ये 2 एज, ये 3 एज। आप सोचोगे ये भी वर्टेक्स है क्या, नहीं ये वर्टेक्स थोड़ी ना, ये देखो एज बस इंटरकनेक्ट कर रहे हैं सारे एजेस। तो यहाँ पे देखो 1 एज 2 एज 3 एज और चारों वर्टेक्स कवर हो रहे हैं, तो इसके भी 4 केसेस हो सकते हैं जेड के, इस तरीके से इस तरीके से 4 केसेस हो सकते हैं कि ये, तो इसके तो पॉसिबल 4 बनेंगे, इसके भी पॉसिबल 4 हो जाएंगे। आप घुमा घुमा के करोगे तो इसके भी आपके 4 बन जाएंगे, ठीक है। अगला केस जो आप ऐसे बना सकते हो, ये है 4 है ना, इसको ऐसे बना सकते हो, इसको तो हमने 4 देखे ही थे। तो टोटल कितने स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं, टोटल 16 स्पैनिंग ट्री बन रही है। तो मैं बाय डिफॉल्ट बात करूँ, जो आपकी K4 थी इसका तो ड्रॉ करना आसान हो गया था, पर जितने भी कंप्लीट कंप्लीट ग्राफ जितने भी होते हैं, जितने भी कंप्लीट ग्राफ होते हैं, उसकी स्पैनिंग ट्री पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n⁻n -2। तो यहाँ पे देखो ये स्पेशली फॉर्मूला है, किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री पता करना है ना, तो स्पेशली फॉर्मूला है, सिर्फ आपका कंप्लीट ग्राफ हो उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर मैं 4 बोलूँ, ये कंप्लीट ग्राफ थे, सारे वर्टेक्स के पेयर के पॉसिबल थे बने। तो अगर मैं बात करूँ 4 और 4 - 2, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसके टोटल 16 हमारे बने थे। बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। हाँ, सिमिलरली इसकी भी बात करूँ मैं, यहाँ पे कितने वर्टेक्स है। अच्छा, ये भी तो आपका एक कंप्लीट ग्राफ है जो कि K5 है ना, तो 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, तो n⁻n -2, तो 5 - 2 5 के पावर 3 कितना होता है 125। तो देखो इसके टोटल 125 स्पैनिंग ट्री बनेंगे। और आप 125 स्पैनिंग ट्री कैसे ड्रॉ करोगे, हो जाओगे कंफ्यूज। तो ये हमने स्पैनिंग ट्री की चीज़ें देख ली थी। अगर मैं नोट्स को पढूँ तो आपको सारी चीज़ें आराम आराम से समझ में आएंगी। स्पैनिंग ट्री क्या है, अ कनेक्टेड सब ग्राफ, जिसको हम एस से बता रहे हैं, ऑफ एनी ग्राफ जो कि जी है, इज साइड टू बी अ स्पैनिंग ट्री इफ एंड ओनली इफ। इसके 3 कंडीशन है। पहली चीज़ जो आपकी स्पैनिंग ट्री होती है कंटेन सारे वर्टिसेस ऑफ ग्राफ को, ठीक है। दूसरी है कि जो आपकी स्पैनिंग ट्री है शुड कंटेन B-1 एजेस, ये भी चीज़ आप समझ गए। तीसरा है कि जो आपकी स्पैनिंग ट्री होगी शुड नेवर मेक अ सर्किट और साइकिल। तो सिमिलरली हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ थी और इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ये बन रहे थे। यहाँ पे भी जो कंप्लीट ग्राफ ऑफ K4, तो ये कंप्लीट ग्राफ थे, इसके इस तरीके से मैंने बताया। देखो 3 एजेस है, वर्टेक्स -1, 3 एजेस, यहाँ पे 3 एजेस, यहाँ पे 3 और सबके देखो 4 केसेस बनते। देखो यहाँ पे हेयर ईच डिफरेंट फॉर सब ग्राफ्स हैज ऑल्सो फॉर अनदर केसेस फॉर मेकिंग स्पैनिंग ट्री। तो इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4, तो टोटल 16 होते। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया था कि सो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री विल बी 16। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नोट अ ग्राफ इज अ कंप्लीट ग्राफ। अगर वो ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है, देन द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस, और उसकी n वर्टिसेस है, तो स्पैनिंग ट्री का फॉर्मूला क्या है, n⁻n -2, तो जो मैंने आपको दिखाया था। तो लेट्स सपोज K5 का क्या है, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या हो जाएगा, 5⁵ - 2, तो 125 हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसको बोलते हैं,
मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसको बोलते हैं मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे फिर से। यहाँ पे आपका देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के केस में जो आपको ग्राफ मिली हुई होगी ना, ग्राफ मिली हुई होगी, वो ग्राफ आपकी वेटेड ग्राफ हो गई। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है कि अगर ये वर्टेक्स है, अगर ये वर्टेक्स है और ये एजेस है तो एजेस का कुछ वेट होगा। लेट्स सपोज इसका वेट 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसको बोलते हैं? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए आपका जो ग्राफ मिलेगा वो वेटेड ग्राफ होगा। पहली कंडीशन जो ट्रू वेटेड ग्राफ होगा। दूसरे केस में क्या करेंगे, इसके हम सारे पॉसिबल सब ग्राफ बनाएंगे, सारे पॉसिबल कनेक्टेड सब ग्राफ बनाएंगे, यानी कि हमें इसकी स्पैनिंग ट्री बनानी होगी। तो स्पैनिंग ट्री करने के लिए देखो चारों वर्टेक्स को हमें कवर करने होंगे। तो ये पहला कंडीशन है ना, ये दूसरा कंडीशन, और ये आपका तीसरा कंडीशन, और ये आपका चौथा कंडीशन। ध्यान से सुनना। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बहुत सिंपल है। हमने चारों कंडीशन बनाई तो ये सारे पॉसिबल आपके स्पैनिंग ट्री है। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, ये पॉसिबल आपका स्पैनिंग ट्री है। अब इसके वेट को देखो, अगर बात करूँ मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया तो 4 7 6, तो इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी वेट। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया था तो 4 5 6, तो 4 5 6। इस तरीके से मैंने किया था यू शेप में 7 4 5 7 4 5। ये आपको वेट लिखना आ जाएगा ना, बहुत सिंपल है। यू शेप में बनाया था तो 7 6 5, तो 7 6 5। अब देखो इसका वेट टोटल कितना है, ये भी एक ग्राफ ही है ना, या भी इसको भी हम स्पैनिंग ट्री ही बोलेंगे ना। तो इसका टोटल वेट कितना है, तो 7 6 13, 13 4 कितना होता है 17। इसका टोटल वेट 17 है। इसकी बात करो इसका कितना हो जाएगा 5 4 9, और 9 6 15 होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें इसका कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और इसका 16 हो जाएगा, और इसका जोड़ो इसका कितना हो जाएगा, आई थिंक 18 होगा ना, 7 6 13, हाँ 18 होगा। अब देखो इसका मिनिमम वेट कौन से ट्री का है, कौन से स्पैनिंग ट्री का मिनिमम वेट है, इसका मिनिमम वेट है। कंपैरिजन करो, इसका मिनिमम वेट है। तो इस ट्री को जो आपने सारे पॉसिबल केसेस बनाए स्पैनिंग ट्री में, और जो पॉसिबल केस में जिसका वेट आपका मिनिमम आ जाए उसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं, एमएसटी बोलते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब देखो तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए पहले बात जो आपको ग्राफ मिलेगा, आपको उसको पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करने होंगे। और पॉसिबल स्पैनिंग ट्री में जब आप वेटेड को भी असाइन करते जाओगे तो वेट निकालना तो आपको पता है ना, सबको बस जोड़ते हैं तो उस ग्राफ का वेट मिल जाता है। तो जो मिनिमम वेट होगा उसको आप एमएसटी बोल दो। और ये सवाल आपके पीवाईक्यू में आए थे। तो अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड एज अ सच स्पैनिंग ट्री। पहली बात की जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हो, तो पहली बात जो जिस ग्राफ का निकाल रहे हो, जिस ग्राफ का निकाल रहे हो ना उसका आपका स्पैनिंग ट्री तो पता होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एमएसटी तो पहले आपका स्पैनिंग ट्री होना चाहिए। और स्पैनिंग ट्री की 3 कंडीशन मैंने बताया था, सारे वर्टेक्स कवर हो, एजेस की बात करें तो वर्टेक्स -1 हो, और तीसरा कोई भी लूप ना बने। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफाइन एज ऐसे स्पैनिंग ट्री को बोलते हैं दैट हैज मिनिमम वेट अमंग ऑल द पॉसिबल केसेस। तो उसका वेट मिनिमम हो जितने भी स्पैनिंग ट्री के पॉसिबल केसेस होते हैं उन सभी में। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1 2 3 वर्टेक्स है, 5 7 12 इसके वेट है, तो पॉसिबल स्पैनिंग ट्री कितने हो जाएंगे। देखो ये इस तरीके से मैंने बनाया, इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बनाया, और सबको जोड़ा। देखो 5 7 12 12 5 17 और 12 7 19, तो ये इसका सबसे कम वेट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 स्पैनिंग ट्री के केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि हियर इज द 3 स्पैनिंग ट्री के केसेस, और जिसका वेट कम है उसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। तो ऐसा नहीं मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वैल्यू 12 हो गई, नहीं, ये ट्री आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती है। तो वही होगी कि सो वी ऑब्जर्व दैट मिनिमम वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री अमंग ऑल द केसेस इज 12। तो जितने भी केसेस बने तो मिनिमम वेट हमारा 12 बना था। तो फॉर द ग्राफ, और ये जो हमारा ग्राफ मिला था सवाल में, इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपका एमएसटी हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी देख ले एमएसटी की। तो एमएसटी भी मस्ट बी स्पैनिंग ट्री। पहली बात तो आप एमएसटी निकालो तो सारे स्पैनिंग ट्री बनना चाहिए। तो स्पैनिंग ट्री के लिए 3 केसेस आप वहीं चेप दोगे, यहाँ पर भी लिख दोगे, एमएसटी कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस इन द ग्राफ। उसके बाद एमएसटी शुड नेवर मेक अ लूप और साइकिल, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन एग्जैक्टली v-1 एजेस। यही स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। चौथा प्रॉपर्टी बस यही थी कि द टोटल वेट ऑफ द एजेस, या फिर सम ऑफ एजेस वेट। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ एजेस वेट या फिर टोटल वेट ऑफ द स्पैनिंग ट्री मस्ट बी द लोवेस्ट वेट अमंग ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। समझ में आ रहा है ना। तो सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्री की हमने केसेस बनाए, और जो मिनिमम वेट जिसका आया था उसको हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल दिया। मिनिमल बोलते या फिर मिनिमम बोलते, हाँ मतलब मिनिमम ही लिखते हैं, ठीक है।
मिनिमल नहीं बोलते, कई बार फ्लो फ्लो निकल जाता है, मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये हमने देख लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार क्या होगा ना, आपके पास वही अगर मैं ग्राफ दूँ ये वाला, इसका हमें आपको एमएसटी निकालना है, इसका आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होगा, हमें वो ट्री पता करनी होती है। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो कई बार होता है कि आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स ग्राफ दी हुई होती है ना, कॉम्प्लेक्स ग्राफ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ग्राफ मिलते हैं इस तरीके से, तो इनका हमें एमएसटी निकालना होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है। तो उसके लिए 2 एल्गोरिदम्स होते हैं, एक प्राइम्स एल्गोरिदम और एक दूसरा एल्गोरिदम का नाम थोड़ा सा मैं अजीब सा भूल गया हूँ, हाँ, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, याद आ जाएंगे 2-3 दिन में, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। तो हम यहाँ पे सिंपली क्रूस्कल्स एल्गोरिदम देखेंगे। क्रूस्कल एल्गोरिदम के थ्रू, ये रहा क्रूस्कल्स एल्गोरिदम के दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड यूनिडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। समझ रहे हो, तो एमएसटी के लिए पहली बात वेटेड ग्राफ होना चाहिए, कनेक्टेड यूनिडायरेक्टेड। यहाँ पे कुछ वर्किंग स्टेप है, इसको भी इग्नोर करो, मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको करना कैसा है, इसका वर्किंग स्टेप होता कैसा है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया, ये सारे आपके वेट है, देन यहाँ पे भी हो गया, ये आपका ग्राफ है। अब इसका हमें एमएसटी निकालना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो कि क्रूस्कल्स एल्गोरिदम के थ्रू निकालना है। पहली बात, ग्राफ तो डायरेक्टेड नहीं, यूनी डायरेक्टेड होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं है, यूनी डायरेक्टेड होना चाहिए और वेटेड होना चाहिए। तो हम इसकी पहले नोड लिख दें, ए बी, और ये डी, ये सी रख देता हूँ, ये ई रख देता हूँ, देन ये आपका जी हो गया और ये एफ हो गया। इसके कुछ वेटे हम दे दें, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, 5 6 6, उसके बाद ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 2 है, और ये भी 4 है, और ये भी 4 है, ये भी 3। मैंने बताया था कि जब भी आप एमएसटी ड्रॉ करते हैं या फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करते हैं तो कभी भी लूप नहीं बनता है ना, कभी भी लूप नहीं बनाना है, लूप जहाँ बनता है उसको छोड़ देते हैं। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, ये स्टेप 1 आपको रफ में करना है, लिखना नहीं है, रफ में करना है। सबसे पहले देखो कितने एजेस की बात करें तो इसमें टोटल 12 एज होंगे। ये देखो, ये नोड है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज है ना। तो ये देखो टोटल 12 वेट निकलेंगे, तो सभी वेट को लिखो। सबसे मिनिमम वेट कौन सा है इसमें ऑब्जर्व करो इस ग्राफ में, तो मिनिमम वेट ये 2 वाला है, 2 को लिखो। उसके बाद 2 के बाद, और वो सबसे मिनिमम वेट कौन सा है, तो 3 है, 2 के बाद वाला 3 है, और ये मिनिमम वेट है बाकी बड़े वाले वेट के मुकाबले। तो 3 है कि यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी 3 है, इसको इस तरीके से लिख दो। 3 के बाद कोई है, 4 भी है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 4 4। ये चीज़ आप रफ में लिखना, रफ में, ROUGH, रफ पेपर में लिखना। देन अगर 5 की बात करूँ तो यहाँ पे तो 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है, तो 5 5। उसके बाद और कोई है नहीं, ये 6 6 6 3 6 यहाँ पे 4 6 6 6 6 6 में थोड़ा वेरीफाई कर लो, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, जितने भी ये वर्टेक्स है ना, जितने भी गोले हैं सभी गोलों को आप ड्रॉ कर दो, मतलब ऐसे करना है, ऐसे बना दो, इसका एक स्केलेटन इस तरीके से बना दो, ये इस तरीके से, आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसका नामकरण कर दो, A B C D, और ये बीच वाला E था ना, उसके बाद ये F था और ये G था। आपको क्या करना है, जब ये ड्रॉ कर दोगे, अब आपको पकड़ना है मिनिमम वेट की एज कौन सी है, ये मिनिमम वेट की एज है। तो जो मिनिमम वेट की एज है ना, उस एज को आप मिलाओ, सबसे मिनिमम वाले को पकड़ना है, मिनिमम वाले को पकड़ो, उसको मिलाओ और यहाँ पे 2 लिख दो, बहुत बढ़िया। और कोई 2 है इसमें, देखो और कोई मिनिमम वेट 2 है नहीं। अब 3 वाले में जाओ। अच्छा, इसका हमें क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। तो एमएसटी तो हमें कैसे ड्रॉ करना है, सिमिलरली अगर एमएसटी ड्रॉ करना है तो हम स्पैनिंग ट्री पढ़े थे। अगर स्पैनिंग ट्री के केस में क्या होता है, अगर कोई ग्राफ दे तो स्पैनिंग ट्री आप जब ड्रॉ करो तो सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। तो वर्टेक्स कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स तो हमने इस तरीके से लिख दिया। दूसरी केस में क्या होना चाहिए, जो स्पैनिंग ट्री की एजेस होने चाहिए वो ग्राफ की वर्टेक्स -1 होनी चाहिए। तो इस ग्राफ के वर्टेक्स कितनी है, 7 वर्टेक्स थी ना, तो 7 -1 टोटल 6 एजेस होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे 6 एजेस बनानी है। और ध्यान से देना, तीसरा कंडीशन स्पैनिंग ट्री में क्या था, जब आप एजेस को ड्रॉ करोगे तो कोई भी लूप नहीं बनेगा, लूप बनाना ही नहीं चाहिए। जहाँ लूप बनेगा उस वेट को आप इग्नोर कर दोगे। तो मिनिमम वेट से हमने लिया, उसके बाद 3 का देखे तो जी और एफ से 3 बन रहा है, तो जी और एफ को मैंने मिला दिया।
ठीक है। उसके बाद और आगे देखो, और आगे क्या मिलना है, 3 बी और सी को मिल रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो जब आप प्रोसेस में जब आप रहोगे ना, तो यहाँ पे आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ बन सकता है, पर हमें बोला गया था कि कनेक्टेड सब ग्राफ होनी चाहिए। तो प्रोसीजर में डिसकनेक्ट हो सकता है अभी प्रोसीजर में, क्योंकि जब तक हमने 6 नहीं बनाया है ना, जब तक हमने 6 एजेस नहीं ड्रॉ की है, उस केसेस में आपको सारे डिसकनेक्ट मिल सकते हैं, पर लूप नहीं बनाना है। बी और सी को मिलाओ, बी और सी को मिला लो, कहीं लूप बन रहा है? नहीं, लूप नहीं बन रहा है, तो ये अभी भी डिसकनेक्टेड है। चलो ठीक है, कोई अभी लूप नहीं बन रहा है। और कोई 3 वाले है? नहीं है। अब 4 वाले पे जाते हैं। देखो 4 वाले ये भी है और ये भी है, तो मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। इसमें से सी और डी में 4 है ना, तो सी और डी में 4 है, कोई भी ले सकता हूँ। अब देखो बी और डी वाले का भी 4 है, तो क्या मैं इसको मिलाऊँ? नहीं, इसको मिलाऊंगा तो जो हमारे ग्राफ है लूप बन रहा है, लूप बन रहा है तो ट्री है ही नहीं, तो आप इसको काहे को स्पाइनिंग ट्री बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो इस 4 को छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, इस 4 को छोड़ सकते हो। तो इसको तो मैंने निगलेक्ट कर दिया। इस 4 को देखो, इसको जब मैंने मिलाया तो कोई लूप बन रहा है? नहीं, लूप नहीं बन रहा है। और अभी भी एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, और हमें एक एज चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, लूप नहीं बन रहा है। 4 का तो हमने निपटा दिया। 5 की देखो तो एक यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे 5 है। इस वाले 5 में देखो लूप बन रहा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो लूप बन रहा है, तो इसको इग्नोर करेंगे। इस वाले 5 का देखो, इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, लूप बन रहा है? कहीं कहीं लूप नहीं बन रहा है, सारे एजेस कनेक्टेड है, कहीं लूप नहीं बन रहा है। तो इस 5 को ड्रॉ किया जा सकता है। टोटल एजेस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 टोटल एज की बात कर दी। तो ये हमारा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर दिया। अच्छा, और भी अभी वेरीफाई करना है, जितने भी वेट है सबको देखना है। 6 की देखो, तो अगर मैं इसको इस तरीके से 6 ड्रॉ करता हूँ तो ये लूप बन रहा है, तो ये वाला 6 आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। इस 6 को देखो, यहाँ पे भी मैं करता तो लूप बन रहा है, लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये इस तरीके से लूप बन जाएगा, इस तरीके से, तो ये भी 6 नेगलेक्ट। इस 6 को भी बात करूँ तो यहाँ से भी लूप बन रहा है, तो ये तीनों 6 इग्नोर हो जाएंगे, ये भी 6 वाला इग्नोर हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से, ये क्या है आपका? एक तरीके का ट्री है, और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री बहुत हो सकते हैं, है ना, बहुत स्पैनिंग ट्री बन सकते हो। मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसको बोलेंगे जिसकी वेट सबसे मिनिमम आती है। अच्छा, जीएफ की वेट 3 थी, और इसकी वेट 5 थी, इसकी वेट 4 थी, और एबी की वेट 2 थी। अच्छा, बीसी की वेट यहाँ भी 3 थी, और सीडी की वेट 4 थी। अब इस सब वेट को जोड़ो, 4 + 3 + 5 प्लस ये 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ो, जो वैल्यू आएगी उसकी मिनिमम वेट हो जाएगी। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है, तो आप जोड़ लेना, ठीक है। ये होती है आपके क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। तो ये सिंपल रहता है कि दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड यूनि डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। और हमें क्या करना है, वर्किंग रूल आप खुद से भी लिख सकते हो कि हमें सबसे पहले एक मिनिमम वेट वाला एज को पिक करना है। तो हमने इसको पिक कर लिया, मिनिमम वेट वाले एज को। देन क्या करना है, एट ईच स्टेजेस इफ द एजेस डज नॉट मेक अ लूप, हम सारे स्टेजेस को बढ़ाएंगे, और हर स्टेज में अगर में कोई लूप नहीं बन रहा है या फिर साइकिल नहीं बन रहा है, तो हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे और एजेस को इंक्लूड करते जाएंगे, और जहाँ हमें लूप मिलता है वहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तीसरा है कि रिपीट द एजेस स्टेजेस इफ द ग्राफ हैज n वर्टिसेस देन स्टॉप आफ्टर रीचिंग n-1 एजेस। यानी कि जब तक हम बढ़ाते जाएंगे, जब तक हमारी ये जो एजेस होंगी, एमएसटी में एजेस कितने हो जाएंगे, वर्टेक्स -1, यानी कि इसमें टोटल 7 वर्टेक्स थे ना, तो 7 - 1 6 एजेस। तो यहाँ तक जब तक 6 ना मिले तब तक बढ़ाते जाएंगे, और कोई सा भी सर्कुलर लूप नहीं बनना चाहिए। तो ये स्टेजेज होती है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में। आपको मैं एक और प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये रहा, ध्यान से देखो, ये V1 है, ये V2 है, ये V4 है, और ये V3 है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी सी लेंदी दिख रही होगी। ये V5 है, और ये आपका ये V6 है, ठीक है, ये V2 है। इसकी वेट देखो, V1 से V7 की वेट 5 7 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 6, ये सारे हैं। हमें क्या करना है, मिनिमम वेट किसका है? मिनिमम वेट देखो V7 और V3 का है। मिनिमम वेट क्या है? V7 और V3 का है, इसको हमने मिला दिया, ठीक है। मिनिमम और कोई मिनिमम वेट वाला है? नहीं, हमें अब 2 वाले पे चलना है। देखो यहाँ पे मैंने सारे को सीक्वेंस में अरेंज भी कर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर दिया। सबसे पहले 2 वाले पे चले, 2 वाले यहाँ से, तो देखो ये 2, यहाँ पे भी लूप नहीं बन रहा है, तो लूप नहीं बन रहा है, तो अब 2 को ड्रॉ कर दिए। इसकी वेट सारे लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद क्या था, 5 है आपका, तो देखो ये वाला 5, देखो ये वाला 5 मैंने मिला दिया, और दूसरा 5 कहाँ बन रहा है? दूसरा 5 ये बन रहा है, तो ये वाले 5 को भी मैंने मिला दिया, और ये वाले 5 को भी मिला दिया। देखो मिलाया, पर यहाँ पे देखो अभी भी लूप नहीं बन रहा है, तो ये लूप मिलाना वैलिड है, सॉरी ये एजेस मिलाना वैलिड है, अभी तक लूप नहीं बन रहा है। तो दोनों 5 निपट गए। देखो 3 को 6 है, ये 6 है, और ये 6 है। अगर मैं इस 6 को मिलाता तो लूप बन रहा था, ये इग्नोर। इस 6 को मिलाता लूप बन रहा था, इग्नोर।
और कोई 6 है, इस 6 को मिला था, हाँ लूप नहीं बन रहा था, इस 6 को मैंने मिला दिया। और 7 की बात करूँ, देखो ये इतने सारे 7 है, और 8वां कौन सा है, देखो ये 7 है ना, तो देखो अगर मैं इसको मिला देता तो ये वाला 7 इग्नोर, क्योंकि लूप बन रहा है। इसको अगर मैं 8 वाले को मिलाता तो देखो यहाँ पे भी लूप बन रहा है, तो इसको काटो। और कोई 7 है, ये इसको भी मैं मिलाता तो लूप बन रहा है, तो 7 वाला काटो। और कोई 7 है ना, ये 7 निपट गए, और ये 7 सब निपट गए। 8 वाला भी लूप बना रहा था। अब यहाँ पे काउंट करके देखो, सबसे पहले देखना है कि आपको एजेस कितनी बनानी है। तो वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टेक्स है। तो एजेस कितनी होगी आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, 7 - 1 6 एजेस है। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा MST ड्रॉ करना सीख गए। तो ये क्रूस्कल्स एल्गोरिदम के थ्रू होता है। बाकी प्राइम एल्गोरिदम भी हो, तो बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करने के। लेकिन हाँ, एग्जाम के लिए फिलहाल के लिए ठीक है। तो हमने स्पैनिंग ट्री समझा ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है ये समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब हम अगले पार्ट पर मूव करते हैं। दूसरा सेक्शन में सवाल है हमारा कि प्लेनर ग्राफ होता क्या है, और प्रूव करना है फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ v - e + r = 2, जहाँ ये वर्टेक्स होता है और ये एजेस होते हैं और r आपका रीजन होता है। तो ये है नंबर ऑफ वर्टेक्स, एजेस एंड रीजन ऑफ द ग्राफ रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास तो प्लेनर ग्राफ क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा बिल्कुल आराम से। देखो, अ ग्राफ G इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉ इन अ प्लेन विदाउट इंटरसेक्टिंग एजेस। तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जहाँ पे देखो ये जो एजेस है इंटरसेक्ट कर रही है, पर हमें प्लेनर ग्राफ उसको बोलेंगे हम इसको ऐसे ड्रॉ करें कि जो एजेस है वो इंटरसेक्ट ना करे। क्योंकि नोड की बात नहीं करी जा रही है, आप कंफ्यूज मत होना, एजेस की बात बोली जा रही है, एजेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ को प्लेनर बनाने के लिए हमें उसको इस तरीके से घुमा दो तो ये हमारे पास प्लेनर बन जाते हैं। इसको प्लेनर ग्राफ बोलते हैं। तो देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर, इसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं ना। तो प्लेनर ग्राफ आप समझ गए ना कि ड्रॉ अ ग्राफ इनटू प्लेन विदाउट इंटरसेक्टिंग एनी एजेस। तो देखो, इसका हमने प्लेनर ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सिंपल है ना। सिमिलरली ये भी रहा एक, ये भी एग्जांपल ध्यान में रखो। देखो, ये जो कि क्यूब है, देखो V1 V2 V4 V3, इसको मैंने सेंटर में लेके चला गया। V1 V2 V3 V4 सेंटर मतलब बीच में ला दिया, और इसको देखो V8 V5 V6 V7, ये जो दिख रहा है आपको 5 6 7 8 वाला वर्टेक्स, इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब इन सबको देखो जोड़ के देखिए, देखो हमने सबको प्लेन में बना दिया। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, है ना। तो इनको ही दूर करने के लिए देखो हमने यहाँ पे प्लेनर ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये 2 एग्जांपल ध्यान में रखना प्लेनर ग्राफ की। अब देखो, प्लेनर ग्राफ का आपके पास एक इक्वेशन दिया है, क्या हो गया, ठीक है कुछ नहीं। अब प्लेनर ग्राफ का एक फॉर्मूला है v - e + r = 2। देखो, v - e + r = 2, ये एक फॉर्मूला है जो हमें आइलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला, जो भी बोलो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, v क्या है आपका वर्टेक्स है, और e क्या है आपकी एजेस है। आप सोचोगे कि ये r क्या है, ठीक है, v - e + r = 2, या फिर आपको एग्जाम में ऐसे भी दे देगा कि r = e - v + 2, ऐसे भी दे देगा, ठीक है। तो दोनों में से कंफ्यूज मत होना। r का मतलब रीजन होता है। रीजन क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूँ एक प्लेनर ग्राफ में ना कितने रीजन होते हैं। लेट सपोज ये हमारा एक प्लेनर ग्राफ है, ये एक प्लेन ग्राफ है, इसमें कितने रीजन है। तो हमें देखना सिंपली, जहाँ लूप बन रहा है ना, ये एक लूप बन रहा है तो इसको रीजन 1 बोल दो, ये एक लूप बन रहा है इसको रीजन 2 बोल दो। और भी एक रीजन होता है हमेशा रहेगा, उसको आउटर रीजन बोलते हैं। आउटर रीजन आपका R3 होता है। इस तरीके से रीजन होते हैं। तो इसमें टोटल कितने रीजन हो गए, 3। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेन ग्राफ की बात बोलूँ, देखो हम यहाँ पे प्लेन ग्राफ की बात बोल रहे हैं, कितने रीजन है। यहाँ पे देखो, इसको आप R1 रीजन बोल सकते हो, इसको R2 रीजन, ये R3 रीजन। देखो जहाँ जहाँ बक्सा मिल रहा है आपको, जहाँ जहाँ घेरा मिल रहा है उसको रीजन बोल दो। 1 2 3 ये R4 रीजन, और ये R5 रीजन, और एक आउटर रीजन भी है, एक आउटर रीजन भी है जिसको हम हमेशा R6 लेते हैं। इसमें टोटल कितने रीजन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और एक रीजन 6। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर एक लाइन है इस तरीके से, ये भी तो आपका एक ग्राफ ही है, और ये भी तो आपका एक प्लेनर ग्राफ ही तो है। इसमें कितने रीजन है, तो कोई लूप तो बन रही ना, लूप तो नहीं बन रहा है, तो चलो वहाँ पे कोई लूप नहीं, तो वहाँ पे 0 रीजन। पर रीजन में हम एक आउटर लूप को भी आउटर रीजन को भी शामिल करते हैं। रीजन काउंट करते हैं ना, तो आउटर रीजन यहाँ पे एक होगा। तो आउटर रीजन कितना है, आउटर रीजन आपका एक जरूर है, एक मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं कोई सा भी एक ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 और एक आउटर रीजन होगा रीजन 5। तो यहाँ पे टोटल रीजन 4। तो यहाँ पे कितने रीजन है, टोटल रीजन 4 है। सिमिलरली अगर इसमें भी बात करो कितने रीजन होते हैं, हालांकि जो रीजन होता है ना वो हमेशा प्लेनर ग्राफ में निकाला जाता है। तो हालांकि ये रीजन आपका प्लेनर ग्राफ नहीं है, अगर ये ग्राफ की बात करूँ तो इसको ख्याल अभी के लिए स्किप कर दो, हमें हमेशा प्लेनर ग्राफ लेने हैं।
यहाँ पे भी देखो ये प्लेनर ग्राफ है, तो ये एक R1 रीजन, ये एक R2 रीजन, और देखो ये भी एक घेरा है, एक R3 रीजन, और एक बाहर से एक आउटर रीजन हमेशा होता है, बाय डिफॉल्ट एक आउटर रीजन होता है, उसको R4 बोलते हैं। यहाँ पे टोटल कितने रीजन हो गए? टोटल 4 रीजन हो गए। तो आपको रीजन काउंट करना आ गया ना, रीजन काउंट करना आ गया ना। टोटल 1 2 3 4 रीजन हो गए। हमेशा रीजन बेसिकली प्लेनर ग्राफ में ही निकाला जाता है, और ये प्लेनर नहीं है तो इसको रीजन को हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो रीजन हमेशा प्लेनर ग्राफ में निकाला जाता है। तो 2 प्लेनर ग्राफ का एग्जांपल आप ध्यान में रखना, एक ये वाला, इसमें टोटल कितने रीजन? 1 2 3 4 5 और एक 6 बाहर, टोटल 6 रीजन। अब इसको वेरीफाई करना रहता है। देखो v माइनस ई प्लस एक सेकेंड प्लस आर इज इक्वल टू 2, ये ऑलवेज ट्रू होता है। अब देखो इसकी वर्टेक्स कितनी है, काउंट करो। v वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कितनी है? नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा हाँ ये 8 हो गई। हाँ, इसमें टोटल 8 वर्टेक्स है, 8 वर्टेक्स हो गए। माइनस करो एजेस, एजेस कितनी? एजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने के मैं गड़बड़ तो नहीं करता, ठीक है। एजेस आपका 10 हो गया, प्लस में रीजन, रीजन कितने? 6 रीजन है, रीजन 6। नहीं रुको, एजेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ करवाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही देखो 12 इसमें एजेस होंगे, 12 एजेस होंगे, और 6 कितने रीजन है? क्या ये 2 के बराबर आ रहे हैं? काउंट करके देखो, ये वेरीफाई करके देखो, 8 6 14 होता है, 14 माइनस 12 14 माइनस 12 जो कि 2 है, 2 बराबर 2 आ रहा है। तो ये हमें बस वेरीफाई करना रहता है। तो कोई सा भी आपका प्लेनर ग्राफ दे देता है, उसका रीजन बता दो, एजेस बता दो। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आता है, पर हाँ ये डेरिवेशन 2 बार आए थे ना PYQ में प्रूफ करने के लिए। तो इसका हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लो। फॉर्मूला क्या है? v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है। एजेस कितनी है? तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस है। रीजन कितना है? देखो एक रीजन 2 3 और 4 रीजन है, 4 रीजन है, और इज इक्वल टू 2। तो 4 4 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो 2 बराबर 2। तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसीलिए एक आइलर एक फॉर्मूला है, ठीक है, v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2, जहाँ v वर्टेक्स होता है, e और एजेस होता है, और r आपका रीजन होता है। आपको रीजन भी निकालना आ गया ना। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो ये ना मुझे चांस लगता है कि गलती से आ जाए पेपर में, ठीक है, हम लोग के दिसंबर वाले पेपर में 25 के, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। देखो इसको हमें प्रूफ कैसे करेंगे, एक सेकेंड, ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रूविंग, आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने प्लेनर ग्राफ की थ्योरी वगैरह तो देख ली, प्रूविंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई। v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2, तो वर्टेक्स एजिस रीजन होता है, और कई बार आपको सवाल में घुमा कैसे दे देगा, आर रीजन इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस 2 हो गया। अब आइलर फॉर्मूला होता है क्या? थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। इट इज अ फॉर्मूला शोज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग द आउटर रीजन। देखो नंबर ऑफ रीजन में, देखो नंबर ऑफ रीजन में हमें आउटर रीजन को इंक्लूड करना है। तो सिमिलरली अगर कोई इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, इसमें कितने रीजन है? अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल कितने रीजन है? तो एक R1 रीजन है, एक R2 रीजन, 2 बक्से है ना, और एक आउटर रीजन भी होता है R3। तो इसमें टोटल 3 रीजन होते हैं। तो रीजन्स की बात करूँ तो इसमें इंक्लूड करना है हमेशा आउटर रीजन को भी। तो इनके बीच का रिलेशनशिप ही अगर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में अगर निकाले तो ये होता है r इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस 2, जिसको हम आइलर फॉर्मूला बोलते हैं। अब प्रूविंग की बात करें तो हमें वी विल प्रूव द फॉर्मूला बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। पहली बात, ये कनेक्टेड है और प्लेनर ग्राफ भी है, तो इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। और यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन सारा खेल हमें एजेस पे करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन सारा खेल हमें एजेस पे करना है। कैसे करना है? देखो यहाँ पे ना स्टेप वाइज करते हैं। हमारे पास ना 3 स्टेप होते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये स्टेप 1 है, ठीक है। थोड़ी सी लेंदी दिख रहा होगा, नोट्स पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे छोड़ो, नोट्स को पढ़ने से अच्छा मैं आपको पहले समझा दूँ। पहला केस होता है स्टेप 1 में, पहला केस होता है बेस केस, इसको बोलते हैं बेस केस। मैं नोट्स को भी दिखाऊंगा, पर इसको बेस केस बोलते हैं। बेस केस का मतलब हो गया कि पहला हम ऐसे ग्राफ को लेंगे, ऐसे आप प्लेनर ग्राफ को लेंगे, ठीक है। ग्राफ का मतलब है हमारा ऐसे प्लेनर ग्राफ को लेंगे जहाँ पे विथ नो साइकिल, विथ नो साइकिल, विथ नो साइकिल। अच्छा, विथ नो साइकिल का मतलब क्या हुआ कि आपका ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल है ही नहीं, तो इसको तो ट्री ही बोलते हैं ना। बेसिकली क्या हो गया, ये ट्री ही तो हो गया, ट्री हो गया। तो ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं है तो वो ट्री हो गया।
तो पहला केस में हम क्या करेंगे, हम एक कंसीडर करते हैं कि प्लेनर ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल नहीं है। प्लेनर ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल नहीं है। अब देखो साइकिल नहीं है तो बेसिकली क्या होता है, देन इट इज ए ट्री ही तो होता है। तो लेट सपोज ये क्या है, एक प्लेनर ग्राफ है, ठीक है, और प्लेनर ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल नहीं है, तो ये क्या है, ट्री हो गया। ट्री होता है। अब देखो फॉर्मूला आपके पास ये होता है आइलर का, रीजन इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस 2 होता है, ये फॉर्मूला याद करना। उसके बाद देखो पहले केस में हम एजेस को कितना लेंगे, एजेस देखो यहाँ पे 1 है, मतलब ये आपके मैथमेटिकल इंडक्शन आपने देखे होंगे। पहले p इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू देखते हैं, देन p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए, यार क्या लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 के लिए, देन n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू करते हैं, देन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, हम यहाँ पे एजेस 1 लेंगे। तो पहले केस तो बेस केस बोलते हैं, जिसको ग्राफ के पास कोई साइकिल नहीं है तो वो एक ट्री है। ट्री के पास देख, इसमें रीजन कितना है, इसमें रीजन की बात करूँ तो 1 दिख रहा है, इसमें रीजन 1 दिख रहा है। एजेस कितनी है, यहाँ से देखो, अगर कोई ये ट्री है ना, अब तो ट्री बन गया। ट्री में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, ट्री में आपको पता है ना, अगर ये ट्री हो तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, वर्टेक्स माइनस 1 होती है। तो हम पे ई बराबर v माइनस 1 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपको पता होंगे। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रीजन कितना है, जब देखो ये पहला कंडीशन होता है तो नंबर ऑफ रीजन कितना हो गया, 1। हमें एज, एक ही एज लेना है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें पहला n इज इक्वल टू 1 लेना है। n का मतलब ही हो गया आप पे एज, तो एज हमें 1 ही लेना है, समझ रहे हो। तो ये हम केस लेंगे। और ये चीज़ें तो आपको पता ही होती है कि कोई सा भी ट्री में अगर एजेस निकालते हो तो वर्टेक्स माइनस 1 होता है। तो ये 2 कंडीशन हो गया। अब आइलर फॉर्मूला पे रखो, यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, r इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2। अब r की वैल्यू क्या है, 1। अब देखो e की वैल्यू क्या होती है, v माइनस 1 है, ठीक है, और माइनस में हमें v दिया है, प्लस में 2 दिया है। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो v माइनस 1 माइनस v प्लस 2, तो 1 इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व करो, देखो LHS बराबर RHS। तो हमने बेस केस को तो सॉल्व कर लिया, यानी बेस केस तो होल्ड करता है, यानी n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करूँ तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि आपकी एजेस इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जिसको हम इंडक्शन स्टेप बोलते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, बुक में लिखी हुई थी, बस डेरिवेशन के प्रोसीजर आपको याद कर लेना, सिंपल सी बात है। इंडक्शन स्टेप में हम क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे था ग्राफ विथ नो साइकिल, जो कि ट्री बन गया था। यहाँ पे हम लेंगे ग्राफ विथ साइकिल, ग्राफ विथ हम साइकिल लेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी जो ग्राफ बन रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपकी ग्राफ बन रही है, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे जो आपकी ग्राफ बनेगी उसमें आपका साइकिल होगा। तो लेट सपोज ये एक ग्राफ है ना, ये एक ग्राफ है। अब ग्राफ विथ साइकिल, तो लेट सपोज कोई एक साइकिल होगा तो यानी लूप बनेगा, समझ रहे हो, लूप बनेगा। ये देखो ये लूप बन रहा है। अगर मैं इस तरीके से अभी एक ग्राफ ले लूँ, देखो ये भी तो एक ग्राफ है, तो हमें साइकिल लेना है, तो इस तरीके से एक लूप बनेगा। तो ग्राफ विथ साइकिल के केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसका मतलब ग्राफ, पहली बात आपको साइकिल है तो ट्री नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना एक एज को हम रिमूव करेंगे, हम इस साइकिल से एक एज को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे एज ई फ्रॉम द साइकिल, फ्रॉम साइकिल से हम एक एज को रिमूव करेंगे। देखो रिमूव के केस में क्या हो रहा है, रिमूव के केस में आपका वर्टेक्स क्या हो रहा है, वर्टेक्स सेम ही रह रहा है, वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो अगर सिंपली अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, ग्राफ विद साइकिल, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। वर्टेक्स को एजेस को रिमूव कर रहे हैं, एक एज को रिमूव करना है, एक एज को रिमूव करें तो वर्टेक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वर्टेक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पर हाँ एजेस की बात करें तो ये डिक्रीज कर रही है, ई आपका ई माइनस 1 बन जाएगा, ई इज इक्वल टू ई माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि एजेस आपकी डिक्रीज कर रही है। और रीजन की भी बात करो तो यहाँ पे देखो एक रीजन और 2 रीजन, आउटर रीजन भी काउंट होते हैं ना। तो अगर मैं एजेस को घटाऊं तो रीजन भी आपका रीजन माइनस 1 हो रहा है ना। तो अब इस केस में जब फिर से इनकी वैल्यू जब हम फॉर्मूला में रखेंगे, आइलर के फॉर्मूला में r इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2 होता है, तो रीजन क्या हो रहा है, रीजन माइनस 1 हो रहा है, एक घट रहा है। या आपका एजेस भी घट रहे थे, एक रिमूव करेंगे, लेकिन आपकी जो वर्टेक्स थी, देखो मैंने कहीं, ठीक है,
ये हो जाएगा इस तरीके से, e-1 रखेंगे, ये e-1 माइनस बी प्लस 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो r-1 e-b और ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 2। तो देखिए -1 कट जाए तो r इज इक्वल टू e-b प्लस 2। यहाँ पर भी आपकी आइलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर भी आपकी आइलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रही है। ये हो गया दूसरा कंडीशन जिसको हम इंडक्शन स्टेप बोलते हैं। ये समझ में आएगा, इंडक्शन स्टेप में ग्राफ विद साइकिल होगा और आपको बस एक साइकिल को रिमूव करना है। जैसे ही आप एक साइकिल को रिमूव करेंगे, मतलब सॉरी साइकिल नहीं, उस साइकिल में आप जैसे आप एक एज को रिमूव करेंगे तो e इज इक्वल टू e-1 हो जाएगा। वर्टेक्स आपकी सेम रहेगी। सिमिलरली अगर मैं कोई सा भी ग्राफ ले लूँ, अगर ये देखो ये लूप बन रहा है, और जब लूप बन रहा है तो हमें एक एज को रिमूव करना है। जैसे ही एक एज को रिमूव किया तो रीजन भी घट रहा था और एजेस भी घट रहे थे, पर वर्टेक्स आपकी तो 3 की 3 ही रहेगी। तो ये चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा था, तो ये भी आपकी वेरीफाई हो गई थी। नोट्स में मैं दिखाऊंगा, नोट्स को तो आप शॉर्टकट में देखोगे। देखो अब आते हैं तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो तीसरा स्टेप में हम और चीज़ों को कम करते जाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप 3 में जिसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। अब हम और भी चीज़ों को रिपीटिशन करेंगे, तो रिपीटेट करेंगे। यानी कि अगर मान के चलो कोई लार्ज ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से आपका वर्टिसेस है क्योंकि ग्राफ विद साइकिल है, ग्राफ विद साइकिल है। अब इसमें वर्टिसेस है, एक वर्टेक्स को रिमूव कर रहा, एक वर्टेक्स को सॉरी माफ करना, एक एजेस को जब मैंने रिमूव करा था तो e इज इक्वल टू e-1 था। तो देखो अब यहाँ पे रीजन कितने थे, 1 2 3 4 रीजन थे, तो एक एज को रिमूव किया तो रीजन भी आपका रीजन -1 हो रहा था। और देखो वर्टेक्स हमेशा सेम ही रहेंगे, वर्टेक्स तो सेम ही रहेंगे। ये कंडीशन अभी जस्ट हमने प्रूव किया था, तो फॉर्मूला आइलर की सेटिस्फाई हो गई थी। r इज इक्वल टू e-b प्लस 2 आ रहा था। सिमिलरली जब इसको जब रिमूव करते जाएंगे, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, तो हमारे लास्ट वाली कंडीशन क्या आ जाएगी, बेस केस आ जाएगी। बेस केस जो हमने शुरू में देखा था, ये वाली कंडीशन एक कहीं ना कहीं आएगी, ये वाली कंडीशन, ये वाली कहीं ना कहीं आएंगी, तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्लेनर ग्राफ सेटिस्फाई होता है। अब पता है आपको लिखना कैसे है, एग्जाम में ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखेगी। तो हमें क्या करना है, पहला लिखना है बेस केस और लिखना आप ग्राफ विथ नो साइकिल। तो ग्राफ विथ नो साइकिल का मतलब ट्री हो गया। तो कंसीडर अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, हमें कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ लेना है। हैज नो एनी साइकिल देन इट इज अ ट्री। साइकिल नहीं है तो ये ट्री है। तो यहाँ पे हमने कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ ले लिया। एजेस इज इक्वल टू वर्टेक्स -1 एंड रीजन इज इक्वल टू 1। अब देखो फॉर अ ट्री, अब देखो ट्री के केस में हम जानते हैं नंबर ऑफ एजेस जो होता है वर्टेक्स -1 होता है, और नंबर ऑफ रीजन क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। तो एक एज है ना, एक एज है, तो एजेस की बात करें तो वर्टेक्स -1 हो जाता है, और रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे आउटर रीजन है ना, तो रीजन 1 होगा। तो इसको मैंने फॉर्मूला पे रखा था, ओनली आउटर रीजन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल द वैल्यूज इन ये आइलर फॉर्मूला में, तो हमारा 1 to 1 यानी LHS RHS बराबर था, तो हेंस फॉर्मूला इज होल्ड फॉर बेस केस। स्टेप 2 में आप लिखना इंडक्शन स्टेप, जिसको ग्राफ विथ साइकिल बोलते हैं। तो ग्राफ विथ साइकिल के केस हमने देखा था, ये एक ग्राफ था, यहाँ पे भी एक साइकिल हो सकता है, चाहे यहाँ पे भी एक साइकिल हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि लेट सपोज अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, ठीक है जी है, जहाँ पे वर्टिसेस हम यहाँ पे अभी V डैश ले रहे हैं, एजेस E डैश ले रहे हैं, और नंबर ऑफ रीजन जो है R डैश ले रहे हैं। अब देखो हमें एक एज को रिमूव करना है, एक सेकेंड, हमें क्या करना है, इफ अ ग्राफ G इज ए ट्री। अच्छा, जो हमने स्टेप 2 में जो बताया था, स्टेप 2 में हमें ग्राफ विथ साइकिल लेना है, ग्राफ विथ साइकिल लेना है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐड मैंने ये कर दिया, अगर ग्राफ G इज ट्रू है देन बेस केस इज ऑलरेडी प्रूव। तो अगर ट्री बन जाता है, अगर ट्री बन जाता है तो हमने पहला केस का डेरिवेशन तो हमने देख लिया था, कहाँ चला गया। अगर ग्राफ जो है आपका ट्री बन जाता है, नो साइकिल का मतलब ट्री बन जाता है, तो पहले केस का तो चीज़ें ट्रू हो जा रही है। अगर ट्री नहीं बनता यानी वो ग्राफ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यही यहाँ पे लिखा है कि अगर ग्राफ जो ट्री बनता है तो बेस केस आपका ऑलरेडी प्रूव है ना। पर अगर ग्राफ जी है ट्री नहीं बनता है, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट एक साइकिल तो इसमें है। ग्राफ जब आपकी ट्री नहीं बनता तो एक साइकिल है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया, ये ट्री बन रहा है तो पहले केस से हमने सही कर दिया। और मान के चलो एटलीस्ट अगर एक साइकिल है, सॉरी एक साइकिल है, तो ये ग्राफ तो है, यानी कि ग्राफ जी इज नॉट ट्री, तो इसका मतलब कि एक साइकिल है। अब हमें साइकिल को रिमूव करना, नाउ रिमूव एजेस।
साइकिल बेसिकली हटाने के लिए हमें एक एज को ही तो रिमूव करेंगे ना फ्रॉम अ साइकिल। जैसे हमने एज को रिमूव किया तो ग्राफ रिमेन्स कनेक्टेड, अभी भी ग्राफ आपका कनेक्टेड रहेगा। दूसरा कंडीशन आप लिखना कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी रिमेन सेम, तो वर्टेक्स भी आपका रिमेन सेम है। तीसरा कंडीशन नंबर ऑफ एजेस विल बी डिक्रीज बाई 1। यहाँ पे एज की बात करें तो एक एज रिमूव करेगा तो ई इज इक्वल टू बेसिकली आपका ई डैश। यहाँ पे सेकंड केस में हमने ई डैश वी डैश आर डैश माना था, तो आप लिख सकते हैं ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ रीजन्स भी ऑल्सो डिक्रीज बाई 1, तो नंबर ऑफ रीजन्स डिक्रीज बाई 1 आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस 1 हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन आइलर फॉर्मूला, आइलर फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस 2 आइलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे रखा आर की जगह आर माइनस 1, ई की जगह ई माइनस 1, है ना। यहाँ पे वर्टिसेस तो हमेशा सेम ही थे, तो वर्टिस सेम हो गया प्लस 2, तो जब इसको कैंसिल काटा पीटा करा तो फिर से यहाँ पे वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रही है, अनचेंज रही, तो यहाँ पे भी आपकी प्लानर ग्राफ जो है उसकी जो फॉर्मूला है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये दूसरे केस भी हमने देख लिया, बेस केस, इंडक्टिंग केस, ठीक है, नाम क्या था उसका, इंडक्शन स्टेप बोलते हैं। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस करना है कि देखो बाय रिपीटेडली रिमूविंग साइकिल। अगर देखो पहला केस तो ये था, दूसरा केस लेट सपोज कि एक साइकिल हो तो इस एज को रिमूव करो, और अगर देखो बहुत सारे साइकिल होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लूप हुए, तो हम अगर एक एक कर को रिमूव करेंगे ना, एक एक के रिमूव करेंगे तो हमारा स्टेप 2 वो सेटिस्फाई कर देगा। और जैसे स्टेप 3 में बाय रिपीटेडली रिमूविंग साइकिल एजेस द रीजन विल बी फाइनली रिड्यूस एंड बिकम्स अ ट्री, मतलब बिकम्स हो जाएगा ये, जैसे आप मतलब रिड्यूस करते जाओगे ना एजेस को, तो लास्ट के स्टेप में ट्री बन जाएगा। और ट्री वाला का हमने स्टेप 1 में देखा था बेस केस, तो बिकम्स अ ट्री फॉर विच आइलर फॉर्मूला हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, तो हेंस आइलर फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखना, ये रहा आपका नोट। इस तरीके से ये आइलर फॉर्मूला आपका प्रूव होता है, सिंपल है, बस थोड़ी शब्द लिखना है, 3 केसेस आप ध्यान में रखना, है ना। इसके पीडीएफ में डाल दूंगा, इसके पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। देन ये तो हो गया। अगला सवाल है ग्राफ कलरिंग क्या है, डिफाइन क्रोमेटिक नंबर, गिव एनी वन एग्जांपल, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन मतलब ग्राफ। बेसिकली जो आपके ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ ये जैसे सपोज ये आपका एक ग्राफ है, अब इस ग्राफ में हमें कलरिंग करना है, कलर भरने हैं, ये जो वर्टिसेस होते हैं ना वर्टिसेस, तो वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ में हमें बस कलर भरने रहते हैं। अब कलर कैसे भरना है उसको हम देखना है। तो ग्राफ कलरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कलर टू द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ सच दैट कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। देखो ग्राफ कलरिंग का डेफिनेशन क्या है, पहली बात कि हम असाइनिंग कलर करना है वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, तो वर्टिसेस जो है इस पर हमने कलर असाइन करना है। अब क्या कर रहा है कि जैसे ही आपके 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हो, उसके पास मतलब कि 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर नहीं होना चाहिए, नो 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। लेकिन मतलब देखो अगर एक एज है तो 2 वर्टिसेस होंगे। अब देखो ये एडजेसेंट है मतलब इसका कनेक्शन इसके साथ ही होगा ना, तो इन दोनों के कलर कभी भी सेम नहीं रखना है, सेम नहीं रखना। अगर इसका रेड है तो इसका ब्लैक रख सकते हो, आप कलर कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये बात बोली जा रही है कि नोट टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। अब देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफ कलरिंग इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कलर्स आर यूज इन द ग्राफ। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ग्राफ में कलरिंग करें लेकिन मिनिमम कलर का ही यूज करके हम कलरिंग करें, ऐसा नहीं कि 10 कलर उसमें भर दिए। तो देखो यहाँ पे 2 एडजेसेंट कलर है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 2 एडजेसेंट कलर है तो कभी भी सेम कलर के नहीं होंगे। अगर इसको ब्लैक रख रहे हो तो इसको ग्रीन व्हाइट जो भी रख सकते हो, तो डिफरेंट कलर हमने रखने हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने एक ग्राफ ड्रॉ करी है, इसके 2 एडजेसेंट की बात करो तो अगर देखो 2 एडजेसेंट है ना, इसकी कलर तो डिफरेंट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, इसकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसकी ब्लैक है तो इसकी ग्रीन है। अब देखो ये भी एक एडजेसेंट बन रहा है। अब एडजेसेंट जो बन रहे हैं तो ध्यान से सुनना, हमें जो कलरिंग करनी रहती है ना, हमें कलरिंग आपको मिनिमम कलर ही भरना है, मिनिमम कलर ही हमें भरना रहता है। तो इसके बगल में हम ब्लैक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो इन दोनों में एडजेसेंट नहीं है, जहाँ पे अगर एडजेसेंट हो तभी डिफरेंट कलर होंगे, ठीक है। अगर एडजेसेंट नहीं है तो वही पीछे वाला कलर ही हम भरेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे ब्लैक डाल दिया तो यहाँ पे ग्रीन डाल सकते हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट में हम ग्रीन डाल सकते हैं। अगर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं आगे इसको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल शेप बना दिया है, तो इसके कलर तो भाई जाहिर सी बात है एडजेसेंट है तो डिफरेंट होंगे, ब्लैक ग्रीन। ये भी एडजेसेंट है तो जाहिर सी बात है ये ग्रीन है तो ये ग्रीन तो हो नहीं सकता, इसको कोई और कलर रख सकता है। अगर इसको ब्लैक रखेंगे तो देखो यहाँ पे भी एडजेसेंट बन रहे, जहाँ एडजेसेंट बन रहे तो ये ब्लैक तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एक नया कलर लेना पड़ेगा। तो इस केस में देखो
ब्लैक भरा, ग्रीन भरा, येलो भरा, तो ये होते हैं 3 कलर्स, ये होते हैं ग्राफ कलरिंग। बस एक रूल ध्यान रखना, नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्रोमेटिक नंबर किसको बोलते हैं, तो द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कलरिंग ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर। देखो कितना सिंपल डेफिनेशन है, हमें बस मिनिमम कलर चाहिए। अगर कोई सा भी आपका कॉम्प्लेक्स ग्राफ दे दे, जैसे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ दे दे, अगर आप उसको कलरिंग करो तो मिनिमम कलर में अगर उसकी कलरिंग कर दो ना, उसको हम क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कलरिंग ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका साइन में भूल गया, इसका नाम में भूल गया, पर इसको इस तरीके से लिखते हैं जी। और यहाँ पे जी के अंदर कितने क्रोमेटिक नंबर वाले कलर हैं, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ठीक है, पर इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर देखो अगर ये वैल्यू n के बराबर है तो द ग्राफ जी इज कॉल्ड एन क्रोमेटिक नंबर, सॉरी एन क्रोमेटिक ग्राफ, एन क्रोमेटिक ग्राफ। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि क्रोमेटिक नंबर करने के लिए हमें केवल 2 एडजेसेंट वर्टिसेस मस्ट हैव डिफरेंट कलर। जब भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हो, ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर होनी चाहिए। उसके बाद नो एडजेसेंट वर्टिसेस में हैव सेम कलर। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये है, इसकी तो डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर ये एडजेसेंट नहीं है तो इसकी जो कलर होगी यही कलर हम यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो नो एडजेसेंसी वर्टिसेस में हैव सेम कलर। ग्राफ कलरिंग इज अप्लाइड ऑन वर्टिसेस, हम वर्टिसेस पे ग्राफ कलरिंग अप्लाई करते हैं, एजेस पे नहीं करते। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक क्रोमेटिक नंबर है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, ये एग्जांपल के साथ हमें बताना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फिगर है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, हमने कलरिंग करनी है। ग्राफ कलरिंग कैसे करनी है, पहले कलर में हमने देखो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस लिए और सबके कलर हमने अलग अलग दे दिए। अभी फिलहाल के लिए पहले स्टेप में हमने अलग अलग कलर दे दिए, तो 6 कलर आर यूज्ड है, ठीक है। इसमें हमने 6 कलर दे दिए। कोई रामू नाम का आया, उसने सभी वर्टिसेस को अलग अलग कलर दे दिया, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, येलो, ग्रीन। दूसरे केस में क्या हो, 4 कलर आर यूज है। देखो 2 एडजेसेंट है, तो पहली बात अगर ये 2 एडजेसेंट है ना, 2 एडजेसेंट हो तो इसकी कलर तो डिफरेंट होनी चाहिए, तो रेड ब्लू दे दिया। अगर इसको मिलाया तो देखो ये इसके साथ एडजेसेंस है और ये भी एडजेसेंस है, तो अगर ये ब्लू है और ये एडजेसेंट है तो यहाँ पे ब्लू तो हो नहीं सकता, यहाँ पे ब्लू तो हो नहीं सकता, ब्लू तो हो नहीं सकता। यहाँ हमें दूसरा कलर लेना होगा। तो हाँ, दूसरे बंदे ने आया, इसको क्या किया, देखा रेड, ये क्या, अगर ये दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट है, नहीं है, अगर एडजेसेंट नहीं है तो इसी कलर को यहाँ पे भरा जा सकता है, तो यहाँ पे रेड भर दिया। सिमिलरली यहाँ भी आगे बढ़ा तो इसी कलर को यहाँ पे भरा जा सकता है, यहाँ पे भी उसने रेड भर दिया। इसको इसने येलो और ग्रीन कर दिया, तो ठीक है। यहाँ पे कितने कलर यूज हुए, 1 2, रेड वाला तीसरा का, ब्लू वाला 4, 4 कलर यूज किया। ये फिगर 2 है। तीसरे बंदे ने क्या देखा, हमें रूल था कि अगर एडजेसेंट हो 2 वर्टिस तो डिफरेंट कलर डालो। नो एडजेसेंस हो तो सेम कलर भरो। तब देखो यहाँ पे उसने क्या चतुराई की, देखो क्रोमेटिक नंबर का मतलब ही ये होता है कि हमें ग्राफ की कलरिंग ऐसे करनी है ताकि मिनिमम कलर में हम ग्राफ की कलरिंग कर पाए, और जो मिनिमम कलर होता है उसको क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखो सिमिलरली वही था, इसने देखो 2 एडजेसेंट है तो जाहिर सी बात है रूल के मुताबिक हमें अलग अलग कलर भरने हैं, रेड और ब्लू भर दिया। अब देखो ये भी एक एडजेसेंस है, तो ये ब्लू है तो इसको तो ब्लू नहीं भर सकते, तो क्या इसके पहले वाले नोड को देखो, क्या ये और ये एडजेसेंस है। अगर ये दोनों एडजेसेंस होते तो फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे भी तीसरा कोई कलर लेना पड़ता है ना। पर देखो ये रेड, ये गोला एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए इसी कलर को हम यहाँ पे भरेंगे। इस तरीके से कलरिंग की जाती है। यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे बढ़े, अगर ये रेड है तो यहाँ पे हमने एक और कलर ले लिया ग्रीन कलर का, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ के देखो, पहले मैं यहाँ बताता हूँ। ये एडजेसेंट है तो ब्लू और रेड है, ठीक है, और ये जो है ये ब्लू, ये एडजेसेंट है तो यहाँ पे हमें नया कलर चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे रेड भर सकते हैं, नहीं, रेड नहीं भर सकते। यहाँ पे रेड इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पे रेड भर चुके हैं, क्योंकि ब्लू और रेड, क्योंकि ये दोनों सेम ही नोड हो गए ना, सेम ही एजेस हो गए, नहीं ये अलग अलग एजेस है, इसलिए यहाँ पे हमें एक नया कलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रीन नामक एक नया कलर ले लिया, आप कोई सा भी व्हाइट भी कलर चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे रेड और ये गोला है, ये भी एडजेसेंट है तो हमें नया कलर चाहिए, तो नया कलर में हम ग्रीन तो भर सकते हैं क्योंकि ये और ये एडजेसेंट नहीं है,
ये जहाँ पे एडजेसेंट नहीं बन रहा है वहाँ पे सेम कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे बात करो ये ग्रीन बन गया तो हमें बीच में कौन सा कलर लेना है? रेड ले सकते हैं? नहीं, रेड नहीं ले सकते, हम यहाँ पे ब्लू लेना होगा क्योंकि रेड यहाँ पे है। यहाँ पे देखो अगर ये ग्रीन है ना तो इसके जगह पे रेड ले लेंगे तो ये देखो रेड नो एडजेसेंट तो सेम कलर, पर यहाँ पे आप ब्लू ले सकते हो। तो यहाँ से 3 कलर यूज हुए हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल ध्यान में रखना। देखो फिगर 1 shows 6 डिफरेंट कलर्स फॉर कलरिंग, बट इन द फिगर 3 we see that 3 minimum different colors are used for proper coloring because adjacency vertices colored with different color and non adjacency colors with same color। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। तो ये होता है कलरिंग का, आप ये एग्जांपल ध्यान में रखना। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए हूँ। हाँ, कुछ एप्लीकेशन आप देख ले तो टाइम टेबल शेड्यूलिंग करने के लिए कलरिंग का यूज करते हैं। मैप कलरिंग, रजिस्टर्स एलोकेशन इन कंपाइलर्स, तो बहुत सारे कंपाइलर्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन बोलो में रजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, उनकी भी कलरिंग की जाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट हो जाती है बहुत सारे नेटवर्क में, ये एप्लीकेशन ध्यान में रखना। हालांकि इससे प्रॉब्लम नहीं आते, उतने नहीं पूछते, यहाँ पे बस समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 2 एडजेसेंसी है तो इसकी कलर डिफरेंट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, डिफरेंट कलर हमने ले लिया। यहाँ पे एडजेसेंसी है पर ये ब्लू है तो ये ब्लू नहीं हो सकता, इसको हम रेड भर देंगे, ये ब्लू भर देंगे। सिमिलरली ये अगर ये रेड ब्लू है तो देखो इसकी रेड रख सकते हैं क्योंकि ये एडजेसेंसी नहीं है। एडजेसेंसी नहीं है तो सेम कलर है, ठीक है। यहाँ पे भी बात करें एडजेसेंसी नहीं है तो यहाँ पे भी डिफरेंट कलर है। यहाँ पे भी बात करें ब्लू है तो इसको तो ब्लू रख नहीं सकते और इसको नया कलर देना होगा, तो इसका जो है ये XG3 है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख लेना, ठीक है। कलरिंग से उतने सवाल आते नहीं है, बस हाँ कलरिंग के अगर सवाल आए, थ्योरी एक सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल नहीं आते तो ग्राफ कलरिंग में आप इतना देख सकते हैं। ये रहे नोट्स, ठीक है, इनके PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। 1 घंटे का वीडियो होगा ना तो गले दुख गए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।